Hello everyone, I am back with another video and today's topic is buffer solution. आज हम जानेंगे बफर सॉल्यूशन के बारे में। इससे पहले पार्ट में हमने पीएच के बारे में जाना था, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। आज हम देखेंगे बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, कैसे ये बन सकते हैं, यानी कि ऐसा क्या होता है बफर सॉल्यूशन में, क्या खासियत होती है वो जानेंगे। फिर देखेंगे कि बफर सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, आखिरकार बफर सॉल्यूशन काम करता कैसे है और इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, यानी कि बफर सॉल्यूशन का यूज कहाँ होता है। चलिए तो शुरू करते हैं। अच्छा, जैसा आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है, अ सॉल्यूशन दैट कैन रेजिस्ट पीएच चेंज अपॉन द एडिशन ऑफ एन एसिडिक और बेसिक कंपोनेंट। अब इसे भूल जाओ, यानी कि भूलना नहीं है, मैं समझाती हूँ पहले, उससे आपको ये डेफिनेशन और अच्छे से समझ आएगी कि आखिर बफर सॉल्यूशन है क्या। तो देखो होता क्या है, जैसे हमारा पानी है H2O, ठीक है, बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में देखें तो न्यूट्रल होता है, pH 7 होता है, और हमें पता है कि pH अगर कम होगा तो एसिडिक होगा, 7 से कम, और 7 से ज्यादा होगा तो बेसिक होगा। तो अगर पानी को हम थोड़े टाइम के लिए रखा छोड़ दें या फिर उसे ओपन छोड़ दें तो क्या होता है, इम्प्योरिटीज आ जाती है। अब हमें नहीं पता ना कैसे इम्प्योरिटीज हैं, तो उस पानी का, रखे हुए पानी का जो पीएच है वो चेंज हो जाता है, वो साथ नहीं रहता है। तो हुआ क्या कि पानी में अगर हम थोड़ा सा एसिडिक कंपोनेंट डाल दें या थोड़ा सा बेसिक कंपोनेंट डाल दें, या ये कहो केमिकल वे में कहो कि 1 लीटर पानी में हमने कुछ ड्रॉप्स HCl के डाल दिए, तो क्या होगा, उसका पीएच गिर जाएगा, 7 से कम हो जाएगा। या ये कहो कि 1 लीटर पानी में हमने कुछ ड्रॉप्स NaOH के डाल दिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के, तो क्या होगा, वो बेसिक हो जाएगा, उसका पीएच 7 से ज्यादा हो जाएगा। तो अब ये जो पीएच घट रहा है, बढ़ रहा है, या जो होना चाहिए उसकी जगह चेंज हो रहा है, तो वो उसको रोकने के काम आता है हमारा बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन का काम क्या है, पीएच को मेंटेन करके रखना, यानी कि जैसा पीएच है किसी के एडिशन से वो बदले ना, वैसा ही रहे। अब ये बफर सॉल्यूशन होता क्या है, यानी कि ये बनता कैसे है, ये इम्पोर्टेंट बात है कि ये बनता कैसे है, हमेशा याद रखना। क्यों? क्योंकि हमारे देखो कोई भी चीज है दो तरीके की होती है, एक वीक होती है, एक स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन हम बफर सॉल्यूशन में क्या लेते हैं, वीक वाली चीज लेते हैं। क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका कि हम वीक चीज लेंगे। अब वीक चीज में क्या लेंगे, तो हम क्या लेते हैं कि हमने कोई भी वीक एसिड लिया और उसका ही सॉल्ट लिया किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, इसका ही सॉल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि इस एसिड का जो हम सॉल्ट बनाएंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बनाएंगे, और इन दोनों के मिक्सचर को ही कहेंगे बफर सॉल्यूशन। इनका जो मिक्सचर होगा, इसी मिक्सचर को हम कहेंगे बफर सॉल्यूशन। इसे हम दूसरी तरीके से भी समझा सकते हैं। कैसे? मान लो हमने लिया वीक बेस, ठीक है, तो ये जो वीक बेस है इसका जो सॉल्ट होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बना के इस पूरे मिक्सचर को कहेंगे बफर सॉल्यूशन। वीक बेस और सॉल्ट ऑफ दिस वीक बेस, मतलब इसी वीक बेस का जो सॉल्ट है वो बनाएंगे किसके साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, और इनका जो मिक्सचर होगा वही कहलाएगा बफर सॉल्यूशन। अब अगर ना समझ आया हो, मतलब इसके कहने से भी, वैसे रिपीट करके आप दोबारा देखना, बिल्कुल समझ आएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। उसके बाद मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ जिससे और ज्यादा समझ आएगा। कैसे? जैसे मैं क्या कह रही हूँ कि वीक एसिड हो, तो मैंने मान लिया कि कोई भी वीक एसिड है हमारा, एसिटिक एसिड ले लिया, CH3COOH, एसिटिक एसिड, हमें पता है वीक एसिड है, ठीक है। अब इस ही एसिड का मुझे सॉल्ट बनाना है किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। स्ट्रॉन्ग बेस सोचते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड,
ठीक है, NaOH यहाँ साइड में लिख लेती हूँ। मैंने क्या सोचा, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा, NaOH। ठीक है, तो इस ही एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मैं बनाऊंगी सॉल्ट। कैसे बना होगा, CH3COOH प्लस NaOH। तो कौन सा सॉल्ट बना होगा, CH3COONA। ये बना हमारा सॉल्ट। तो ये हुआ सॉल्ट, किसका सॉल्ट, इस ही एसिड का एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो यानी कि CH3CO प्लस CH3COONA। ये जो पूरा मिक्सचर हुआ, ये मिक्सचर बना हमारा बफर सॉल्यूशन। समझे। अब एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखो, अब मान लो ये इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एग्जाम्पल किस तरीके से लेते हैं, एक कोई वीक बेस ले लेते हैं। वीक बेस में ले लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NH4OH। हमें पता है ये वीक बेस है, ठीक है, NH4OH। अब मुझे क्या करना है, इसी बेस का जो सॉल्ट है वो किसके साथ बनाना है, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बनाना है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड सबसे कॉमन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ठीक है, तो मैंने मान लिया जो स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने लिया वो मैंने लिया HCl। अब मैं क्या करूंगी, इसी का इस स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट बनाऊंगी। कैसे बना होगा, NH4OH प्लस HCl। तो सॉल्ट क्या बना होगा इसमें, NH4Cl, यानी कि अमोनियम क्लोराइड। तो इस वीक एसिड का जो भी सॉल्ट बना स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, सॉरी इस वीक बेस का, तो इन दोनों का जो मिक्सचर है वही कहलाएगा बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन। तो अब दोबारा से डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन में क्या लिखा है, अ सॉल्यूशन दैट कैन रेजिस्ट pH चेंज अपॉन द एडिशन ऑफ एन एसिडिक और बेसिक कंपोनेंट्स। यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो किसी एसिड या बेस के ऐड होने पर जो भी pH चेंज होता है उसे बचा सके, यानी कि वो pH चेंज ना हो। तो वही सॉल्यूशन होता है बफर सॉल्यूशन। और ये बना किससे होता है, ये बना होता है वीक एसिड से। मतलब एक मिक्सचर होता है बफर सॉल्यूशन वीक एसिड का और उस ही एसिड के सॉल्ट का, किसके साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, या फिर वीक बेस का और उसी बेस का जो सॉल्ट है, उन दोनों का मिक्सचर। अब इसके बाद देखते हैं जो बफर सॉल्यूशन है वो कितनी तरीके का होता है। तो ये होता है दो तरीके का। एक होता है एसिडिक बफर, ये होता है दो तरीके का। एक होता है एसिडिक बफर और एक होता है बेसिक बफर। तो देखो इनके नाम से ही समझ आ रहा है एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या होगा, जब हमने ये वाली चीज ली होगी, यानी कि वीक एसिड लिया होगा और उसका सॉल्ट बनाया स्ट्रॉन्ग बेस के साथ और दोनों का क्या करा, मिक्सचर लिया। तो ये होगा हमारा एसिडिक बफर सॉल्यूशन। इसी तरीके से जो हमारा बेसिक बफर सॉल्यूशन है उसमें हमने क्या किया होगा, वीक बेस लिया होगा और उसका सॉल्ट बनाया होगा स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ और इसका जो मिक्सचर है वही कहलाएगा बेसिक बफर सॉल्यूशन। ठीक है। अब देखो यहाँ एक और पॉइंट लिख रहा है, एबल टू न्यूट्रलाइज स्मॉल अमाउंट ऑफ एडिड एसिड और बेस दस मेंटेनिंग द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। वही बात है कि ये जो हमारा बफर सॉल्यूशन होता है ये मेंटेन कर देता है पीएच को, यानी कि जो पीएच चेंज होना होता है वो नहीं होता है, पीएच को सिस्टम के ये मेंटेन करके चलता है। अब हम देखते हैं कि ये जो हम कह रहे हैं इतनी देर से कि बफर सॉल्यूशन पीएच को चेंज नहीं होने देता है, ये आखिरकार होता कैसे है, यानी कि जो हमारा बफर सॉल्यूशन है वो काम करता कैसे है। तो देखो मान लेते हैं एग्जाम्पल, पहले एसिडिक बफर का लेते हैं। तो देखो मानो हमने लिया एक वीक बेस, मतलब हमने पूरा बफर सॉल्यूशन लिया, CH3COOH एसिड का है ये, सबसे पहले वीक एसिड लिया, उसका सॉल्ट लिया CH3COON। अब हमें पता है एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH क्या है, वीक एसिड है, यानी कि H आयन तो ये ज्यादा देने से रहा, बहुत कम H आयन देगा।
अगर मैं इसे डिसोसिएट करूं, इसका डिसोसिएशन बहुत कम होगा, वीक एसिड है, तो COO, और बहुत कम होंगे HI। ऐसे ही यहाँ से क्या मिल रहा होगा, CH3COO और Na आयन। ठीक है, अब अगर मैं इस सॉल्यूशन में कुछ ऐड करूं, चाहे एसिड ऐड करूं चाहे बेस, मैं ऐड करती हूँ एसिड। मैंने ऐड किया HCl, तो मैंने क्या ऐड करा, ऐड HCl। HCl किस में टूटा होगा, H आयन में और Cl आयन में। अब हुआ क्या होगा कि अब इस HCl ने H आयन दे दिए, मतलब एसिड का जो सॉल्यूशन का जो pH था वो गिर जाना चाहिए, 7 से कम हो जाना चाहिए, क्योंकि एसिडिक हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारा बफर सॉल्यूशन क्या करता है कि ये जो हमें एसीटेट आयन दिख रहे हैं ना, ये तो अच्छी अमाउंट में है, तो ये जो एसीटेट आयन है वो इस H आयन से रिएक्ट करके वापस से एसिटिक एसिड बना लेता है। तो ये जितने भी HCl H आयन देता है वो सब काम में आ जाते हैं, यानी कि जो H आयन आए एक्स्ट्रा वाले HCl वाले, वो बेचारे pH बढ़ाई, वो कम ही नहीं कर पाए, और जो हमारा बफर सॉल्यूशन है उसने pH को मेंटेन करने का काम कर दिया। अब इसी में, अगर इसी बफर सॉल्यूशन में मैं कहूँ कि मैंने ऐड करा NaOH, ठीक है, मैंने क्या करा, NaOH ऐड कर दिया, यानी कि अब जो pH होना चाहिए वो 7 से बढ़ जाना चाहिए, है ना। अब 7 से बढ़ा, लेकिन हमारा जो बफर सॉल्यूशन है वो pH बढ़ने नहीं देगा। कैसे, अब ये जो NaOH है वो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटा होगा, तो ये जो हमारे एसीटेट आयन थे, इन्होंने क्या करा, इन्होंने Na से रिएक्ट करके वापस क्या बना लिया, CH3COO Na, और फिर जो हमारे OH आयन थे उनका क्या हुआ, जो हमारा सोडियम था इसने इससे और इससे मिलके, यानी कि NaOH से मिलके वापस से क्या बनाया, CH3COO Na। तो जितने हमारे OH आयन आए थे वो भी सब यूज हो गए, और जितने हमारे H आयन आए थे वो भी सब यूज हो गए। तो ना pH घटेगा ना pH बढ़ेगा, चाहे एसिड ऐड करो चाहे बेस ऐड करो। तो इस तरीके से हमारा बफर सॉल्यूशन काम करता है, और सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन pH को मेंटेन करके रखता है। अब हम इसके बाद देखते हैं बफर सॉल्यूशन के एप्लीकेशंस, यानी कि जो हमारा बफर सॉल्यूशन है वो कहाँ कहाँ काम आता है। तो जो बफर सॉल्यूशन है वो काम आता है किसी भी सिस्टम के pH को डिटरमाइन करने में, यानी कि बताने में। अच्छा, जो हमारा बफर सॉल्यूशन होता है, ये याद रखना कि हर बफर सॉल्यूशन का एक खास pH होता है, मतलब एक फिक्स pH होता है। मान लो कोई A बफर सॉल्यूशन है तो उसका फिक्स pH कुछ ना कुछ होगा, वो उसी pH को मेंटेन करता हुआ चलेगा। तो किसी सिस्टम के pH को बताने में काम आता है, जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसका रेट पहचानने में काम आता है, जो हमारी क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है उसमें फॉस्फेट रेडिकल के रिमूवल में काम आता है, जो पेपर मिल होती है, शुगर फैक्ट्री होती है, लेदर फैक्ट्री होती है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है, और जो मोलेसिस होती हैं उससे इथाइल अल्कोहल के बनाने में काम आता है। अच्छा, ये तो हो गई सारी केमिकल वाली। अगर सबसे कॉमन एग्जाम्पल देखना चाहो बफर सॉल्यूशन का, तो जो हमारा ब्लड है ना, ब्लड एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बफर सॉल्यूशन का। ब्लड का pH हमेशा 7.3 से 7.4 के बीच ही रहता है। क्यों? क्योंकि हमारा ब्लड एक बफर सॉल्यूशन है, यानी कि उसमें बफर सॉल्यूशन प्रेजेंट है किसका, कार्बोनेट आयन का और कार्बोनिक एसिड का और बाइकार्बोनेट आयन का। तो इसलिए ब्लड का pH भी मेंटेन रहता है। तो ये था पूरा बफर सॉल्यूशन का टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।